जय हिंद दोस्तों, my name is अनुराग सिंह and today I am going to discuss the bitter truth behind women empowerment and feminism। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वीमन एम्पावरमेंट के कटु सत्य पर, फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद के कटु सत्य पर, महिला सशक्तिकरण के कटु सत्य पर। जैसा कि मैंने मेरे सारे वीडियोस में, जो भी मेरे विगत वीडियो हैं, मैंने वहाँ पे वादा करके रखा हूँ आपसे कि जितने भी मैं आर्गूमेंट करूँगा, मैं सारे जो भी मैं टॉपिक चूज़ करूँगा, मैं उस पर कुछ आर्गूमेंट करूँगा और उस आर्गूमेंट को मैं फिर पुष्टि करूँगा, उसका सबस्टेंशिएशन करूँगा, उसका कोलैबोरेशन करूँगा बाय गिविंग सम फैक्ट, बाय गिविंग सम डेटा, बाय गिविंग सम एग्जांपल। Then before moving with women empowerment, the topic which I chose for today, let me give you one data from a home ministry NCRB report। अगर आप ना होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखें NCRB की, तो इस समय पिछले 20-30 सालों में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, वो अगर उसका ग्राफ देखेंगे ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? कि वीमन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, नारीवाद आज अपनी चरम सीमा पर है, तो महिलाओं के साथ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, अत्याचार क्यों हो रहे हैं महिलाओं के साथ? अच्छा, कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि भाई पहले क्या था कि आज के 20-30 साल पहले इस तरह के अपराध संज्ञान में आते नहीं थे, बिकॉज समाज के डर से, लोक लाज के डर से, जिनके साथ कुछ इस तरह के अपराध होते थे, कुछ इस तरह के हादसे होते थे, वो इसको संज्ञान में लाते ही नहीं थे। ठीक है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि हो सकता है कुछ लोक लाज की वजह से कुछ लोग इस बात को संज्ञान में लाते नहीं थे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं करते थे, या फिर जैसे कि 10-90 जैसा तब सिस्टम नहीं था, तब वीमेन कमीशन भी नहीं था, तो कुछ हद तक इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। तो अभी क्या हुआ? अभी जो इतने अपराध बढ़े हैं, क्या ये अपराध संज्ञान में आने से बढ़े हैं? तो सवाल ये उठता है कि वीमेन एम्पावरमेंट ने औरतों को दिया क्या है? क्या सिर्फ उनको ये अधिकार दिया है कि आपके साथ जो अपराध हो रहे हैं आप उसको संज्ञान में लेकर आओ, बस? मीन्स पहले आपके पास ये अधिकार नहीं था, पहले आप लोक लाज की वजह से उसको संज्ञान में लेकर नहीं आते थे, लेकिन आज आप उसको संज्ञान में ला रहे हो। मीन्स आपके पास आज बस इतना ही अधिकार है कि आपके साथ जो अपराध हो रहा है आप उसको संज्ञान में लेकर आते हो। मीन्स अपराध में कमी नहीं हुई है, बस अपराध संज्ञान में लाए जा रहे हैं। इस वीमन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? इसने महिलाओं को दिया क्या? इसने औरतों को दिया क्या? क्योंकि अपराध तो आपके साथ हो ही रहे हैं, बस वो संज्ञान में आप ला रहे हो, पहले संज्ञान में नहीं आते थे। अब क्या ये वीमन एम्पावरमेंट सही है? क्या ये फेमिनिज्म सही है? थोड़ा सा मैं कुछ और आर्गूमेंट करता हूँ। वीमन एम्पावरमेंट ने किया क्या है? वीमन एम्पावरमेंट ने अपराधियों के सामने औरतों को परोस दिया है। एक समय था जब किसी को ये नहीं पता होता था कि फलाने घर में कितनी लड़कियां हैं, या फिर इस घर में कितनी लड़कियां हैं, या फिर मिश्रा जी की कितनी बेटियां हैं, शर्मा जी की कितनी बेटियां हैं। बट आज सबको पता है शर्मा जी की 4 बेटियां हैं, बड़ी वाली यहाँ जाके पढ़ती है, दूसरी वाली उस कोचिंग में जाती है, तीसरी वाली वहाँ से BEd कर रही है, चौथी वाली वहाँ से SSC कोचिंग कर रही है। पहली वाली गोरी दिखती है, दूसरी वाली काली दिखती है, तीसरी वाली पीछे से ऐसे दिखती है, वो आगे से ऐसे दिखती है, वो छोटी है, वो नाटी है, वो लंबी है, वो चौड़ी है। आज सबके पास सब बायोडाटा है। वीमेन एम्पावरमेंट ने यह किया है कि उन्होंने औरतों को अपराधियों के सामने परोस दिया है। एसिड अटैक के केसेस पहले नहीं आते थे, आज एसिड अटैक के केसेस बहुत आते हैं। जब से कुछ कानून बना है तब से कुछ हद तक कम हुआ है, बट केसेस आज भी आ रहे हैं। क्यों? पहले एसिड अटैक क्यों नहीं होता था? ये वीमेन एम्पावरमेंट का, आप कहेंगे कि कुछ हम जब बदलाव करते हैं तो किसी को चुकाना पड़ता है, तो आप चुकाइए ना, आप चुकाइए। जिन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट को लाया वो चुकाए। वीमेन एम्पावरमेंट के जो बेनिफिशरीज हैं वही विक्टिम बन रही हैं। ये किस तरह का वीमेन एम्पावरमेंट है, किस तरह का सिस्टम आपने जनरेट करके रखा है? अच्छा, मैं अब इस पर और जाऊँ। लेट मी क्लियर यू 2 टर्म्स ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस। वन इज इक्विटी एंड अदर इज इक्वलिटी। What is the basic difference between equality and equity? Because both terms talks about a समानता। अगर दोनों का मतलब समानता ही है, then why our political scientist invented 2 separate terms, one is equity and other is equality? इक्विटी इक्वलिटी का मैं मतलब समझाऊंगा आपको एक बड़ा ही मज़ेदार एग्जांपल देके। आप लोगों ने विजेंद्र सिंह का तो नाम सुना होगा, जो हिंदुस्तान के मुक्केबाज थे। आई थिंक 80 किलोग्राम वर्ग के, अगर इसमें कहीं पे गलती तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। 80 किलोग्राम वर्ग के वो मुक्केबाज थे, चैंपियन भी रहे हैं। अब एक मैं आपके सामने सिनेरियो रख रहा हूँ कि लेट से कोई 2-3 साल की बच्ची है, उसको बॉक्सिंग करने का बहुत शौक है, ठीक है? तो एक वीमन एम्पावरमेंट के नुमाइंदे कुछ आते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप बच्चे हो, डजंट मेक एनी सेंस, आप लड़की हो,
डजंट मेक एनी सेंस। तुमको लड़ना है, तुमको बॉक्सिंग करनी है, जाओ विजेंद्र सिंह के साथ लड़ लो। दिस इज़ द इक्वलिटी। आपने तो उनको इक्वलिटी के नाम पे विजेंद्र सिंह से एक 3 साल की बच्चे को आपने बॉक्सिंग लड़वा दिया। डू यू थिंक क्या वो लड़की विजेंद्र पहलवान का एक भी मुक्का बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। दिस इज द बाइटर ट्रूथ बिहाइंड इक्वलिटी विदाउट जस्टिस। ये इक्वलिटी का दंश है, ये समानता का कटु सत्य है कि अगर आप सिर्फ इस ग्राउंड पर कि वो लड़की है हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वो बच्ची है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। उसको बॉक्सिंग करनी है, वो लड़ेगी, वो विजेंद्र सिंह से लड़ेगी, उसको लड़वाओ। आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, उसको लड़वा दो। दिस इज़ द इक्वलिटी। क्या आपको लगता है कि इक्वलिटी सही है? नहीं, ये इक्वलिटी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं सही है। अब हम करते क्या है, हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इक्वलिटी की दाल में जस्टिस का तड़का लगाया, फिर जो दाल फ्राई बनती है दैट इज़ कॉल्ड समथिंग इक्विटी, उसको हम इक्विटी बोलते हैं। अब इक्विटी को मैं इसी उदाहरण से समझा रहा हूँ कि इसी बॉक्सिंग के गेम में इक्वलिटी में जस्टिस डाल के कैसे इक्विटी बनाया गया। आपने सुना होगा कि महिला वर्ग बॉक्सिंग चैंपियनशिप मीन्स महिला के साथ महिला ही लड़ेगी ताकि वो एक दूसरे के मुक्के को बर्दाश्त कर पाए। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं भाई तो डिस्क्रिमिनेशन है, आपने महिलाओं को पुरुषों से विभेद किया, उनको अलग कर दिया, ये तो एक तरह से आप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दियर सेक्स आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये जस्टिस कर रहे हैं। दूसरी जस्टिस आपने क्या करी, 60 किलोग्राम महिला वर्ग, 45 किलोग्राम महिला वर्ग, 50 किलोग्राम महिला वर्ग मीन्स 50 किलो के आसपास की जो महिलाएं होंगी वो 50 किलो के आसपास की जो महिलाएं उन्हीं के साथ बॉक्सिंग करेंगी। मीन्स यहाँ पे आपने जस्टिस की, इसको इक्विटी बोलते हैं। अब अगर 50 किलोग्राम की 2 महिलाएं हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग कर रही हैं, तो एक दूसरे के मुक्के को बर्दाश्त कर पाएंगे। दिस इज द इक्वलिटी विद जस्टिस विच रिजल्ट इन इक्विटी, इसको इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी हमने वीमेन एम्पावरमेंट में क्या किया, हमने महिलाओं को इक्वलिटी दी, इक्विटी नहीं दी। हमने वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उनको रास्ते पे तुला दिया, घर से आपने बाहर कर दिया, ठीक है। बट जब आपने घर से बाहर किया तो क्या आपने उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया? आपको नहीं पता था कि औरतों के साथ क्या अपराध होते हैं? वो जो अपराध होते हैं उस अपराध ना हो, क्या आपने इसकी सुनिश्चित करी? नहीं की। आपने कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट ही नहीं किया कि उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं वो कम। आपने वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उनको घरों से बाहर करके बस हो गया, कम बैठ गए, यही किया आपने। श्रद्धा वालकर केस तो सभी को पता होगा, श्रद्धा हत्याकांड। वो महिला भी पढ़ी लिखी थी। अच्छा, आज हम पढ़ा लिखा कैसे जानते हैं? इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू आर लिटरेट इन आवर सोसाइटी व्यूज़। अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती तो आप पढ़े लिखे हो, तो उनको तो इंग्लिश बोलनी आती थी। तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि उनकी शरीर 36 टुकड़ों में मिली? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? श्रद्धा वालकर, या फिर वो जो आफ्ताब ने जो ये घिनौना काम किया वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर श्रद्धा के माँ बाप रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर आफ्ताब के माँ बाप रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर हमारा सिस्टम, हमारी मशीनरी, या फिर हमारा समाज? रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? ये कहीं ना कहीं वीमेन एम्पावरमेंट का रिजल्ट था। आपने वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पे श्रद्धा वालकर को घर से बाहर कर दिया कि कोई बात नहीं श्रद्धा जी, आप अच्छा के ऊपर हो, यू हैव अ राइट टू लिव विद अ लिविंग रिलेशन विद, जिसके साथ आपको रहना हो आप रह सकते हो। आपने वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उनको किसी के साथ रहने को भेज दिया। नतीजा क्या हुआ कि उनकी शरीर 36 टुकड़ों में मिली। क्यों मिली? क्योंकि एक लड़की लड़के के साथ हाथापाई नहीं कर सकती। अब आप साक्षी मलिक जैसे पहलवानों का नाम मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि साक्षी मलिक या फिर विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, ये सभी ऐसे पहलवान नहीं होते ना कि जो किसी मर्द के साथ हाथापाई कर सकें, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इमोशन की लड़कियां भी लड़कों से लड़ सकती हैं, कंधे से कंधे मिला के चल सकती हैं, बट इस इमोशनल आइडियोलॉजी के आधार पे आपने श्रद्धा वालकर को एक जानवर के साथ रहवा दिया और नतीजा रिजल्ट सबके सामने आ गया, शरीर 36 टुकड़ों में मिली। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कुछ लड़कियों से भी अपील करूँगा, मेरी बहनों से भी कुछ अपील करूँगा कि आपको संविधान ने या फिर हमारी कानून ने 18 के बाद वर चुनने का अधिकार दिया है, लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार दिया है, जानवर चुनने का अधिकार नहीं दिया है। तो फर्स्ट ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर एंड जानवर, क्योंकि जिनके सर पे सींग होते हैं, जिनके पीछे पूंछ होती है, जो 4 पैरों पे चलते हैं, जो अजीब से दिखते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, वही जानवर नहीं होते। वो इन्वायरमेंट में एक बहुत बड़ा कोटेशन है ना कि सबसे
ब्रूटल एनिमल स्पीसीज़ हमारे इन्वायरमेंट में कोई है तो वो ह्यूमन स्पीसीज है, यानी कि सबसे विभत्स जानवर अगर पर्यावरण में है तो वो इंसान ही है। तो आपको अपने अंदर वो स्किल डेवलप करनी चाहिए कि आप फ़र्क कर सकें कि कौन वर है कौन जानवर है, तब चुनो। अगर आप ये फ़र्क नहीं कर पा रहे हो तो ये फैसला आप अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ दो, वो आपके लिए वर्ड उठ के लाएंगे। अगर उनसे गलती हुई तो आप किसी के ऊपर उंगली तो उठा सकते हैं, वर्ड तो आपने उड़ा था, वर्ड तो उड़ा नहीं था। अच्छा, ये देखिए किस तरह से जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। आपने देखा ना कि जैसे कि पैदा करे कोई और, 9 महीने पेट में रखे कोई और, दुनिया की सबसे बड़ी प्रसव पीड़ा सह के उसको पैदा करे कोई और, छाती में चुहा के दूध पिलाए कोई और, सारी चीज़ें सिखाई कोई और जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो वीमन एम्पावरमेंट के फेमिनिज्म कुछ नुमाइंदे आकर उसको कुछ अधिकार की पट्टी बढ़ा के उसको भगवा देते हैं किसी के साथ भी, और माँ बाप को एक्यूज बना देते हैं, उसको कल्प्रिट बना देते हैं कि तुम बेटी के साथ गलत कर रही हो, तुम उसको बांध के रख रही हो, तुम्हारी सोच घटिया है, तुम पता नहीं कौन से धक्के उनसे ख्याल में अभी भी बधे हुए हो, आपकी सोच कंजर्वेटिव है। आजकल सब कुछ चलता है, आजकल कोई भेद नहीं है लड़कियों में, सिर्फ आपके कहने से क्या लड़कियों का जो प्राकृतिक भेद बना के रखा गया है वो भेद खत्म हो जाएगा। वो जो भेद है वो शाश्वत है, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। और ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे तो जो प्रकृति का एक सामंजस्य बना हुआ है ये टमाटोल हो जाएगा, ये तहस नहस हो जाएगा। इसको ख़त्म करने की कोशिश मत करिए। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है, वैसे मैं श्रद्धा वालकर की बात कर लेता हूँ। पहले एक उदाहरण देता हूँ कि श्रद्धा वालकर अपने पेरेंट्स को छोड़कर एक मुस्लिम लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के लड़के के साथ अगर आप 18 साल के ऊपर हो, यू आर अबव फ्रॉम 18 ईयर्स इज, तो आप किसी के भी साथ लिव इन रिलेशन में रह सकते हो, किसी के साथ भी शादी कर सकते हो, यानी कि माँ बाप आप कुछ नहीं कर सकते। वीमन एम्पावरमेंट के नाम पे तो आप चले गए, वहाँ पे रहे, 36 टुकड़ों में आपकी शरीर रही, आपने उस बाप के बारे में सोचा जिन्होंने, बच्ची थोड़ी सी भी रोती होगी वो दौड़ के उसके पास जाते होंगे, क्यों रो रही है? जब उसको पता चला कि मेरी बेटी की 36 टुकड़े किए गए तो उसके ऊपर क्या बीती गई होगी। वीमन एम्पावरमेंट वाले तब कहाँ थे फेमिनिज्म की प्रोधा, तब कहाँ थे ये नुमाइंदे जिन्होंने अधिकारों का हवाला देके उसको बाप से अलग करवाया? आप वो उसके दुख में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है ना, हमें जिसको ऊपर उठाना होता है हम उसको एब्सोल्युटली ऊपर नहीं उठाते, हम उसको रिलेटिवली ऊपर उठाते हैं, निरपेक्ष रूप से हम उसको ऊपर नहीं करते। जैसे मैं बात करूँ रिजर्वेशन की, आरक्षण की, आरक्षण में क्या है कि ऐसा माना जाता था कि सवर्ण जो थे वो दलितों का शोषण करते थे, ठीक है, कुछ हद तक सही था। भीमराव अम्बेडकर जी ने 10 साल तक वो उसको आरक्षण को संविधान में डाला, 10 साल तक, कि 10 साल तक इनको उठा के सवर्ण के बराबर लाया जाए। हालांकि अब उसको राजनीतिक पार्टियों ने उसको अपनी वोट बैंक का मुद्दा बना लिया है। कोई 27% करेगा, कोई 30% करेगा, कोई 4% करेगा, कोई 5% करेगा, ये चलता रहेगा और उनको वोट मिलता रहेगा। तो हम कर क्या रहे हैं? आरक्षण में हम दलित को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, हम सवर्ण को नीचे गिरा रहे हैं और एक साइड उनको ऊपर उठा रहे हैं। फिर आने वाले समय 50-60 साल में जब सवर्ण एकदम गिर जाएंगे तो उनको ऊपर उठाएंगे, दलित को नीचे दबाएंगे और इनकी राजनीति, इनकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। हमारे यहाँ यही होता है। जो थोड़े से विक्टिम होते हैं हम उनको ऊपर उठा के, जो थोड़े से अक्यूज्ड होते हैं हम उनको नीचे धंसाना चालू करते हैं और तब तक नीचे उनको धंसाते हैं जब तक कि वो विक्टिम बन जाए और ऊपर उठने वाला अक्यूज्ड बन जाए। अब ये वाला विक्टिम बन गया, अब इसको ऊपर उठाएंगे, अब जो अक्यूज्ड बन गया उसको नीचे धंसाएंगे। अब कल को ये विक्टिम बनेगा, अब इसको ऊपर उठाएंगे, उसको नीचे करेंगे, ये ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा, इनकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी सोसाइटी है। आपको पता है कुछ जब बेटियों की भ्रूण हत्या हो रही थी, अबॉर्शन हो रहा था, तो तमिलनाडु के गांव में, केरल के गांव में एक रिसर्च हुआ था, मुझे उस रिसर्च पेपर का नाम नहीं याद आ रहा है। एक गांव में किसी समाजशास्त्र के रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने समाजशास्त्र नहीं था वो, आई थिंक फिलंथ्रोपी था वो। तो वहाँ पे एक शोध किया गया। शोध ये था कि लड़कियों का अबॉर्शन क्यों करवाया जाता है। तो वहाँ के तकरीबन 95% के ऊपर लोगों ने, माँ बाप ने ये कमिट किया कि हम अबॉर्शन इसलिए नहीं करवाते कि बेटी हमारे ऊपर बोझ होती है, मुझे उनके दहेज देना पड़ेगा। नहीं, हम अबॉर्शन इसलिए करवाते हैं कि ताकि हमें डर ना रहे कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे घर में सिर्फ बेटे रहेंगे
तो उनके साथ गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट लड़कियों के साथ गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस गलत होने की प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए वो बेटियों की हत्या करते हैं या फिर वो अबॉर्शन करवाते हैं। इसलिए नहीं कि बेटियां उनके ऊपर बोझ होती है, क्योंकि आज आपने वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लड़कियों को अधिकार दे दिया है, और जब जाने समझने लायक होंगी तो किसी से भी शादी कर लेंगी, और माँ बाप को उस पर कुछ अधिकार नहीं होता है। माँ बाप को आप दुश्मन बना देते हैं, माँ बाप को आप अपराधी बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि ये शायद राजस्थान का वीडियो था, जहाँ पे एक बाप बेटी के पैरों पे गिर के उसको बोलता है घर वापस आ जाओ, उसके बॉयफ्रेंड के पैरों पे गिर के उसको बोलता है घर वापस आ जाओ। तो क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून है जो उस बाप की मदद करेगा? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए कानून बनाया गया है कि तुमको जिसके साथ भागना है भाग जाओ, तुमको जिसके साथ भागना है भाग लो, 18 साल के ऊपर जाओ, भाग लो, हम बचा लेंगे। तो लास्ट में मैं आता हूँ कंक्लूजन पे कि तो क्या वीमेन एम्पावरमेंट गलत है? क्या फेमिनिज्म को हटाना चाहिए? नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि वीमेन एम्पावरमेंट को आप हटा दीजिए या फिर फेमिनिज्म को आप हटा दीजिए, लेकिन आप सोसाइटी में ऐसा सिस्टम तो जनरेट करिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करिए कि लड़कियां अगर रात के 2 बजे बाहर हैं तो उनको डर ना लगे, उनके साथ अपराध होने की प्रोबेबिलिटी शून्य हो जाए, नगण्य हो जाए। ऐसा सिस्टम जनरेट करिए, फिर लेकर आइए वीमेन एम्पावरमेंट, फिर करिए उनको बाहर। क्योंकि हर वक्त उनके साथ सिक्योरिटी हो नहीं सकती। या तो आप ये सुनिश्चित करें कि जहाँ जहाँ लड़कियाँ वहाँ पे आप फोर्स लेकर आइए, उनके साथ कुछ अपराध हो ही ना। क्योंकि अपराध के बाद अगर आप जस्टिस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप ऐसा समाज में संदेश दे रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, यानी कि आपके साथ अपराध होगा, क्योंकि अपराध होगा तभी तो जस्टिस मिलेगा। अपराध हो रहा है, होने तो हम आपको जस्टिस दिलाएंगे। आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं जनरेट करते कि अपराध हो ही ना? आप प्रोएक्टिव एक्शन क्यों नहीं लेवाते कि इस तरह के अपराध हो ही ना? तो आप सबसे पहले ऐसा सिस्टम जनरेट करिए, सबसे पहले आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए कि नॉट ओनली इमोशनली बट फिजिकली, जोग्राफिकली, बायोलॉजिकली एंड सोशली वीमेन वाकई में पुरुषों के साथ हो जाए, यानी कि पुरुषों के समक्ष खड़े होने की उनकी समर्थता हो, वो उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल सके। जस्ट इमोशन के बेस पे आके कि वो लड़ सकती है, ये लड़ सकती है, इस पे करेंगे तो उनके साथ अपराध होंगे। तो आप इक्वलिटी में जस्टिस भी डालिए, महिलाओं को इक्वलिटी मत दीजिए, आप उनको इक्विटी दीजिए, आप उनकी इक्वलिटी में आप जस्टिस भी डालिए। आप ये सुनिश्चित करिए कि वो जितना घर में सुरक्षित थी उतना बाहर सुरक्षित रहें। ठीक वैसा ही है कि जैसे आपने देखा होगा जो चिड़ियाँ होती हैं, जो पक्षी होती हैं, वो घोंसला बनाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, तब तक पालती हैं जब तक कि उनके पंख मजबूत ना हो जाए। पंख उनके मजबूत होते हैं, उड़ने लायक होते हैं, वो उड़ जाते हैं, उसके बाद माँ कहाँ चूजे कहाँ पता नहीं। अब कोई और आए, ठीक है, और एम्पावरमेंट के नाम पे उनके बच्चों को बिना पंख मजबूत हुए उड़ा दे, तो आपको क्या लगता है कि वो सुरक्षित रहेंगे आकाश में? नहीं, कोई बाज, कोई चील उनको अपना शिकार बना लेगा। तो अगर आप उनको घोंसले से बाहर लेकर आ रहे हैं तो ये सुनिश्चित करिए कि जितना ख्याल घोंसले में उनकी माँ रखती थी उतना ख्याल आप रखेंगे, तब तक कि जब तक कि उनके पंख मजबूत ना हो जाए और वो उड़ने के लिए काबिल ना हो जाए और खुद को बाज से, चील जैसे शिकारी पक्षियों से खुद को बचा सके। तो आप सिर्फ इक्वलिटी मत सुनिश्चित करिए, आप जस्टिस भी लाइए इक्वलिटी के साथ और इक्विटी सुनिश्चित करिए। जय हिंद दोस्तों।